हवा हवा ओ हवा, कुछ तो बता दे, कहाँ चली ओ चली, कुछ तो बता दे। मैं उससे मिलूंगा, हाँ यार मिलूंगा, ओ यार मिलूंगा, एक बार बता दे। बेटा जी आप सोच रहे होंगे कि सर आज गाना किस खुशी में गा रहे हो। बेटा जी कुछ बच्चों की एग्जाम शुरू हो चुकी है और कुछ की शुरू होने वाली है। तो मैं बता दूं उन बच्चों को कि जिसकी शुरू हो गई, बेटा टेंशन लेके कोई कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, टेंशन लेने से अगर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता, तो फिर तो बात ही क्या थी। हर कोई व्यक्ति टेंशन लेके बैठ जाता। इसलिए टेंशन को मारो गोली। ठीक है, खुश रहो और मेहनत करो। ठीक है, जो लाइफ में होना है वो तो होके ही रहेगा। हमारा काम है काम करना, हमारा काम है मेहनत करना। तो बेटा टेंशन नहीं लेने का, सिंसियर होके पढ़ना है हमको, और फिर अपनी तरफ से 100% दो। और फिर जो होगा लेकिन ठीक है भगवान, मैंने जितना बल पड़ता था मैंने मेरी तरफ से किया, बाकी आगे तू संभाल लेना। ठीक है, बाकी मैं तो हूं ही आपकी हेल्प करने के लिए। तो बेटा जी हम कर रहे हैं क्या, हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर डी। हमने पेपर नंबर 1, 2 और 4, 5, 6 हमने बीच में तीसरा नंबर का पेपर छूट गया था। बच्चों ने मेरे को बताया कि सर तीसरा नंबर का आपने वीडियो नहीं बनाया, तो वो मुझसे रह गया। तो चलो कोई बात नहीं, आज हम पेपर नंबर 3 का भी वीडियो बना देते हैं। ओके जी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ओके जी, तो हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओसीएम गाला पेपर नंबर 3 सेक्शन नंबर डी करने जा रहे हैं। ओके जी, पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजर। बेटा जी मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग का मतलब होता है हमारे गुड्स को सेल करना, क्योंकि आप प्रोडक्शन करके ढगला बन प्रोडक्शन करो, लेकिन जब तक गुड्स बिकेगा नहीं उसका क्या मतलब। तो इन दिस ब्रॉड सेंस मार्केटिंग इज एक्टिविटी वो जो क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड, जहां पे क्या होगा, मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होता, उसके अलावा यहाँ पे मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, सेल्स प्रमोशन मैथड, स्टोरेज, इंश्योरेंस, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। अब ये फंक्शन क्या क्या करती है। पहला करती है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स मतलब किस प्रकार का प्रोडक्ट होगा, उसकी डिजाइन क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी कितनी पैकिंग होगी, इसकी वैरायटी कौन कौन से वैरायटी में हम सोल्ड आउट करेंगे, वारंटी क्या होगी, आफ्टर सेल सर्विस क्या होगा, मतलब ए टू जेड रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो आता है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब क्या, प्राइस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर मेरे को सपोज ये पेन बेचनी है, मैं कितने में बेचूंगा, तो वो डिपेंड करेगी उसके अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम ऐसी प्राइस फिक्स करते हैं जो थोड़ा रीजनेबल भी हो, जो क्वालिटी भी हमारी क्वालिटी को भी जो क्वालिटी लगाना उसके हिसाब से हम उसको अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज कर सके। यहाँ पे हमारे डिस्काउंट वगैरह क्या होगी, क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, कमीशन वगैरह, बहुत कुछ ध्यान में रख के, फैक्टर को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, इसकी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब कैसे हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, कहां पे, कस्टमर के पास। तो बेटा जी ऐसा तो जरूरी नहीं कि मैं जैसे रिलायंस का मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी जी हर एक को अपने अपने वहां पे सेल आउट करने जाते हैं प्रोडक्ट, नहीं जी नहीं। रिलायंस फ्रेश है तो क्या आपके घर पे आता है, तो वो जरूर थोड़ी कि वो मुकेश अंबानी ही बेचेगा। वो क्या यूज करते हैं, दे यूज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो बेटा जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, इसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक, अगर आपको छोटा बिजनेस है तो आप डायरेक्टली सेल आउट कर सके, लेकिन आपका जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाता है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल, लेवर क्या लगाते हो, लेवल लगाते हो। तो यहाँ पे हाउ द गुड्स इज रीच टू द कस्टमर डायरेक्टली और थ्रू होलसेलर, रिटेलर और एजेंट, यही और इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसके अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आता है। और लास्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि कैसे हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे। प्रमोशन का मतलब होता है कि कैसे इंस्टेंट एक कस्टमर हमारा सेल परचेस करने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब हम कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पब्लिसिटी कौन सी होगी, सेल्स एफर्ट कौन से लगाएंगे टू अट्रैक्ट कस्टमर। वो सारी टेक्निक्स और मेथड्स कहां पे आती है, प्रमोशन में आती है। तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं, हमारे सेल्स मैनेजमेंट टीम के होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद इट्स नेम। तो बेटा जी डिफरेंट लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ये जो मिडिल लेवल होता है, ये ही इज द मीडिएटर, कौन सा, टॉप एंड बॉटम के बीच में। और जो हमारा बॉटम है, ये एक्चुअल में काम करता है, जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं टॉप लेवल के द्वारा, उसको मीडिएटर जो है ना, हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब ये जो सुपरवाइजर, जॉब वर्कर, फॉरमैन, ये क्या करते हैं,
ये यहाँ पे इसको लीड करते हैं। तो देखो जी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल को कौन इम्प्लीमेंट करता है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे टीम की बात की जाए, कितनी बार इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के एमसीक्यू, बताइए ये व्यक्ति कहाँ पे आएगा। तो अगर टॉप लेवल की बात की जा रही है तो आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीटीओ, वीपी, ये सब टॉप लेवल में आते हैं। अगर मैं मिडिल लेवल की बात करूं तो वहां पे कौन आता है? हमारा इंटरप्रेट प्लांट एंड साइट एक्शन, मतलब जॉब लाइक रीजनल एंड प्लांट मैनेजर, जो मैनेजर की पोस्ट पर हुए यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद जो हमारा फॉर्मल शिफ्ट मैनेजर, असिस्टेंट, वो सब कहाँ पे आता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पीटर एफ ड्रकर डिस्ट्रीब्यूशन इन द मेथड ऑफ फील्ड मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। बेटा जी पीटर एफ ड्रकर का मैनेजमेंट इन द फील्ड के अंदर उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो अगर मैं मैनेजमेंट की फील्ड में बात करूं तो ये यहाँ पे वो पीटर एफ ड्रकर ने बोला था कि भाई, क्या बोला था कि ह्यूमन जो है ना, आपकी बहुत अच्छी इनवैल्यूएबल एसेट्स होती है। क्या होती है? इनवैल्यूएबल एसेट्स होती है। यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसके अंदर दिया था? इसमें दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस आर द मेन। कौन कौन से? आपको ये 2 चीज याद रखनी है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू बनता है, इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था? पीटर एफ ड्रकर ने। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन किसने दिया था? पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, उसने क्या बोला था? देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द एम ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर, मतलब कि जो मैनेजर और एम्प्लॉय है उनके ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। ताकि क्या होगा? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। वापस से बेटा जी, उनका जो गोल है, उनका जो एम है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। देयर कंट्रीब्यूशन लाइज, यहाँ पे हम एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया था। कौन से? 3 मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 3 मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड पीटर एफ ड्रकर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी हमारा एमसीक्यू आता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या है, कौन है? तो वो पीटर एफ ड्रकर है। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे वापस से फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करवा दो। उसने ह्यूमन एसेट्स को बोला कि ह्यूमन एसेट्स है हमारे इनवैल्यूएबल एसेट्स है वो। इसने 2 कंट्रीब्यूशन किए थे थियरी में, एक मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव और एक सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर। इसने है ना जो एम्प्लॉय और मैनेजर के जो एम होते हैं वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसका कंसेप्ट दिया था। देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उसने 3 मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया था। कौन कौन से? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। बेटा जी प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग वैसा तो यूनिवर्सल है और ये हर एक फील्ड में चलता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन है। कौन सी? ये जो प्लानिंग की जाती है ये कोई फिक्स नहीं होती। ये हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जो अनसर्टेन होता है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लानिंग जो होती है ना, हमको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाती है। प्लानिंग है ना, बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कैसे होगा, क्या होगा, और हर एक इफ्स एंड बर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए ये कितनी बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। एंड लास्ट है मे बिकम इररिलेवेंट। हमने जो प्लानिंग किया था, जैसे कि हमने प्लानिंग किया था कि चलो एक काम करते हैं, माउंट आबू घूम के आते हैं, और हुआ क्या कि जोर से पूरा हमने बहुत सारा प्लानिंग किया, बस की बुकिंग ऐसे करेंगे, ट्रेन से जाएंगे, वहां पर होटल लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जैसे हमारा पूरा प्लान तैयार हुआ, क्या हुआ? अचानक से बहुत ज्यादा ही बारिश हो गई और हमको हमारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो यही होता है कि कितनी बार प्लानिंग क्या हो जाती है? बिकम इररिलेवेंट भी हो जाती है। तो इसकी लिमिटेशंस कौन सी है बेटा? 4 लिमिटेशन है। अनसर्टेन होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, एंड मे बिकम इररिलेवेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे गिव द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे बेटा जी एक स्कूल है, स्कूल के अंदर टीचर्स काम कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल ने क्या, वही टीचर को उसमें से किसी को एडमिन का काम दे दिया, किसी को टीचिंग का काम दे दिया, किसी को अकाउंटिंग का काम दे दिया, किसी को लाइब्रेरी का काम दे दिया। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, काम के अकॉर्डिंग हमने वही लोगों को अलग अलग काम दे दिया और बोले कि आपको ये काम हैंडल करना है। मगर सर मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं है। अरे तुमको कौन सा, हमारे यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं करना, जाओ कर लो। तो बेटा जी मतलब कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप घर के अंदर होते हो, जब भी आप घर के अंदर होते हो, ठीक है, तो मम्मियां हमको क्या बोलते हैं, खासकर लड़कों के साथ, ऐसा नहीं लड़कियों के साथ भी नहीं होता, लेकिन लड़कों के साथ प्लम्बिंग का काम, एक काम कर तू कर दे बेटा, फिर कुछ टूट गया, एक काम कर तू रिपेयरिंग कर दे,
मतलब क्या मैं एक प्लम्बर दिखता हूँ मम्मी, क्या मैं इलेक्ट्रिशियन दिखता हूँ? लेकिन छोटे मोटे कुछ काम होते हैं तो फिर या तो हम खुद ही, कितनी बार तो हम खुद इतने होते हैं ना एक्सपर्ट, कुछ बच्चे बहुत उत्साही होते हैं कि मम्मी यार छोड़ो नहीं यार प्लम्बर को, जैसे लड़कियां भी, अरे मैं खुद कर दूं, आप दूर हटो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो छोटे मोटे काम होते हैं ना उसमें हम कोई एक्सपर्ट को नहीं बुलाते, हम खुद ही वो घर का रिपेयरिंग कर देते हैं। वॉशिंग मशीन के कचरा साफ करना है मैं खुद कर देता हूँ, एसी का साफ करने का मैं खुद कर देता है। मतलब बेटा जी हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हम यहाँ पे खुद वो काम करने लगते हैं। तो ये काम कब चलता है, जब छोटे लेवल पर काम करना हो ना, तब ये काम करना है। वैसा ही इसी प्रकार के जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब जो छोटा सा, जैसे जेठालाल का दुकान है, ठीक है, जेठालाल के अंदर बागा भी है एंड नट्टू काका भी है। कौन है? बागा है और नट्टू काका है। तो बेटा जी जेठालाल क्या बोलेगा, जेठालाल जिसको हम बोलेंगे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, इसका ओनर कौन है? जेठालाल, जेठालाल, ठीक है। अब इसके अंदर एक नट्टू काका, हमारे नट्टू काका, और दूसरा कौन है? हमारे बागा, ये बागा है, ठीक है। अब ये इसके अलावा एक और उसकी टीम में कौन है? मगन, मगन को कैसे बोल सकते हो? मगन लाल, ठीक है, मगन, मगन लाल। अब ये जो नट्टू काका है और ये जो बाका है, ये आपने देखा बिल भी ये खुद ही बनाते हैं। सेल्स प्रमोशन के लिए कैसे कैसे सेल्स को बढ़ा जाए, सेल्स मैनेजमेंट भी ये खुद करते हैं। प्रोक्योरमेंट टीम, ऑर्डर देना, रिक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट भी ये खुद ही करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग ये डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन का काम, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ये करता है ट्रांसपोर्टेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन समझ जाना, मैं डॉक्टर बनने वाला था, वो तो मैंने साइंस नहीं लिया। ओके तो मेरा कहने का मतलब है, जब छोटी सी दुकान होती है तो हम क्या करते हैं, लोगों को थोड़ा थोड़ा कि भाई मगनलाल तू ट्रांसपोर्ट का देख, नंटू काका तुम ऑर्डर का देखो, बागा तुम स्टॉक का काउंटिंग देखो, स्टॉक मैनेजमेंट देखो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे काम को लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी को बोला जाता है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब ये ना ये पुरानी मेथड है, सिंपल और पुरानी मेथड है, जहाँ पे टॉप लेवल पावर किसके पास होगा, पावर सारे डिसीजन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के जेठालाल ले लेगा, लेकिन काम का डिस्ट्रीब्यूशन किसको दे देगा, वो छोटे लेवल पे दे देगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है कि भाई डायरेक्टली रिपोर्टिंग हम किसको करेंगे, जेठालाल को करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय इज आंसरेबल टू हिज और हर सुपीरियर। तो एम्प्लॉय जो बागा, नट्टू काका, मगनलाल, वो किसको सुपीरियर, यहाँ पे एक ही है, जेठालाल, जेठालाल को हेड करेंगे, ठीक है। सपोज कि अब बीच में अब टप्पू आ जाता है, तो पहले क्या करेंगे, वो टप्पू को बोलेंगे, और टप्पू किसको बोलेगा, जेठालाल को बोलेगा, ठीक है। तो ये हायरार्की हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पावर होता है, जो पावर वो फ्लो करता है टॉप लेवल टू बॉटम लेवल पे, लोअर मैनेजमेंट, लोअर लेवल पे, ठीक है। लोअर अमाउंट ऑफ पावर इज सीन एट द बॉटम, क्योंकि मेजॉरिटी जो डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है, ठीक है। तो ये अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, सर ये इतना इजी था, हम तो कुछ और ही समझते थे, हाँ बेटा ये इतना ही इजी था। तो अगर इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ईच बिजनेस यूनिट क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। तो वो पहले क्या करता है कि काम देखता है कि भाई हमारे पास क्या क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट बनाता है, और हर एक व्यक्ति को क्या करता है, हर एक व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट का हेड बना देता है, भाई ये काम तेको दे देखना है, ये काम तेको देखना है, ये काम तेको देखना है, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी तो अगर कहीं पे भी अटकता है तो तुमको मेरे को आके बताना है। तो वो आंसरेबल टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम है ना, डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द वर्क। हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम क्या, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हस्सी नब्बे पूरे सौ, भाई तू प्रोडक्शन देख ले, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हस्सी नब्बे पूरे सौ, तू सेल्स देख ले, तू प्रोक्योरमेंट देख ले, तू अकाउंट देख ले। मगर सब मेरे को कुछ, अरे देखो बोले तेरे को करना है, मतलब करना है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मतलब हम यहाँ पे वर्क को कंसिडर नहीं करते कि उसको क्या आता है कि नहीं आता। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एक डिपार्टमेंट पकड़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, कहला जाता है। ये मोस्ट फेवरेबल कहाँ होता है, जहाँ पे स्मॉल वर्क साइज है, अगर आपका वर्क बहुत लिमिटेड है और आपका जो प्रॉब्लम है वो डे टू डे है, रूटीन है, कुछ ज्यादा उसके अंदर हाईफाई आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया जाता है, डिपार्टमेंट के ऊपर, वर्क के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। और यहाँ पे लोगों के पास स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होता, ठीक है जी। ये इसके प्रॉब्लम, तो इसी को दूर करने के लिए आया था हमारा कौन सा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठंडी और चाय, क्या मजा, ठंडी में गरम गरम चाय पीने का कुछ मजा और है। आप भी मेरा जो वीडियो है चाय की चुस्की लिए जाओ और पढ़ते जाओ। हाँ, क्या बात है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं।
पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला होता है डिपार्टमेंट के हेड। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हमने जी, हाँ जी बना दिए। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट भी चलते हैं सर, डिपार्टमेंट भी है प्रोजेक्ट भी है। तो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे हमारा है ना कंस्ट्रक्शन, कौन सा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपको मालूम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाँ जी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे हमारा एक इंजीनियर डिवीजन भी होता है। दूसरा हमारा ये डिजाइनर डिवीजन होता है, वहां पे तो डिजाइनर टीम ही अलग होती है। फिर इंजीनियरिंग टीम अलग होती है, फिर इलेक्ट्रिशियन की टीम अलग होती है, प्लम्बिंग की टीम अलग होती है, फिर सेलिंग टीम अलग होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अलग अलग टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, हाँ जी। अब क्योंकि यहाँ पे एक बिल्डर के एक ही प्रोजेक्ट नहीं चलता, एक बिल्डर के 2 से 3, कितनी बार 4 4 5 5 प्रोजेक्ट चलता है। तो वहां पे क्या होता है, हर एक प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर बैठाया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोलेगा कि मेरा इनिशियल काम है, सपोज मेरे को डिजाइनिंग वाली टीम चाहिए, तो यहाँ से ऊपर की जो टीम है ना, उसमें से एक डिजाइनिंग वाली टीम यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। सपोज प्रोजेक्ट बी का कंस्ट्रक्शन वर्क चाहिए, तो बोला मेरे को कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, तो यहाँ पे कौन भेजा जाएगा, कंस्ट्रक्शन लेबर। क्योंकि अलग अलग टाइम पे, एक ही टाइम पे सभी को सभी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि इस इधर प्लम्बिंग का वर्क चला, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे को प्लम्बिंग वर्क के लिए हेल्पर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ इसका तैयार हो चुका है, बोले मेरे को सेल्स टीम चाहिए इसको सेल आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट से वो कुछ लोग निकलते हैं, अलग प्रोजेक्ट पे जाते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे वो प्रोजेक्ट का काम होता है, वो उठ के वापस चले जाता है। फिर वापस से प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बताएगा, डिपार्टमेंट वालों को बताएगा, भाई अब ये वाला डिपार्टमेंट से आदमी भेजो, अब ये वाले डिपार्टमेंट से आदमी भेजो, और ये वाले डिपार्टमेंट से आदमी भेजो। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारा मैट्रिक्स जो है ना, वो 2 चीज पे काम करता है, एक वर्क बेस होता है और एक होता है प्रोजेक्ट बेस। वर्क बेस का मतलब डिपार्टमेंट, और प्रोजेक्ट का मतलब होता है ये अलग अलग हमारे प्रोजेक्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टाइप बोलते हैं। यहाँ पे हमको दोनों बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइज वर्क जो होते हैं उसका भी बेनिफिट मिलता है हमको, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टी फेज स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, मल्टी फेज स्ट्रक्चर। आपको क्लियर हुई है ना पिक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह के मजेदार मजेदार लेक्चर और एग्जाम्पल सुन के कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में बताना चाह रहा है। ओके जी, ओके। देखो इसकी डिजाइन कैसे होती है, पहले तो मैंने आपको क्या बताते हैं, सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट मैनेजर है। यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट होंगे उतना एक प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट को वही लीड करेगा। ये कर दिया, ईच प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उसके प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने पे और उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने पे। एक्सपर्ट फ्रॉम द वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट, ये क्या है, हम अपने अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाते हैं। एक होगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, फिर होगा हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस टीम। तो ये डिपार्टमेंट की टीम हो गई। और ये मैनेजर ऊपर बोलेगा भाई इनको अब किसकी जरूरत है, अब किसकी हेल्प की जरूरत है, जो जो हेल्प की जरूरत होगी वो उनको प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो दिस एक्सपर्ट वर्क टीम वो किसको हेल्प करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर को करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, वो जो जितने भी जो भी टीम थी, जैसे यहाँ पे डिजाइनर था, इसका डिजाइन का काम हो गया, वापस से जाके वो हेड ऑफिस में जाके बैठेगा और फिर वेट करेगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का जैसे ऑर्डर आएगा उस प्रोजेक्ट में जाके उनको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके जी, तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल वेयर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फंक्शनल एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, मैंने बोला कि मेरे को डिजाइनर चाहिए, उसने मेरे को भेजा प्लम्बर, चलेगा क्या, नहीं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैंने इसको बोला डिजाइनर चाहिए और उसने मेरे को 2 महीने बाद डिजाइनर भेजा, चलेगा क्या, नहीं। जब तक डिजाइन का काम ही नहीं होगा तो आगे का काम कैसे फुलफिल होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए एंड हमको क्या चाहिए, एक्सपर्ट टीम चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज टीम चाहिए। बस दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको फेवर करता है, वो जिसके पास टेक्नोलॉजी भी होती है और फंक्शनल भी हो, उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को ये मेथड अच्छी सूटेबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 54। ये बोलता है कि हमारा जो स्टाफ है ना वो इनवैल्यूएबल एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों बेटा जी, हाँ हाँ हाँ, जो काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ करता है। ये स्टाफ है ना ब्रिंग डायनेमिज्म, मतलब कुछ अलग प्रकार का
मतलब बिजनेस को ग्रो करने के लिए वही तो मदद करता है। जैसे नट्टू काका बागा वही तो नई नई सोच लाते हैं, सेठ जी ये करते हैं, सेठ जी बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो करते हैं। तो ये डायनेमिज्म की मेथड को फॉलो करते हैं। ये है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाता है कि चलो चलो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, हम इस बार का सेल्स डबल नहीं ट्रिपल टारगेट का अचीव करेंगे। तो ड्राइविंग फोर्स कौन होता है ऑर्गेनाइजेशन का? हमारा स्टाफ होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली कंप्लीट कौन करता है? हमारा स्टाफ करता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना, उसको इंक्रीज करना, उसको हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वेस्टेज को रिड्यूस करना, वो कौन करता है? स्टाफ करता है। वर्क सिंसियरली कौन करता है? स्टाफ करता है। कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में किसका सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है? स्टाफ का होता है। इसलिए तो बोला जाता है कि हमारा जो स्टाफ है वो हमारी गुडविल बढ़ाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज बढ़ाता है। इसीलिए उसे बोला जाता है कि जो एक अच्छा स्टाफ होता है, क्या सभी स्टाफ नहीं, कौन सा? एक इफिशिएंट स्टाफ। एक जो इफिशिएंट स्टाफ होता है वही क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की इनवैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। इसलिए तो जो भी अच्छा स्टाफ होता है उसको और जो ऑर्गेनाइजेशन कभी छोड़ती नहीं है। एक सिंपल और एक बेस्ट एग्जांपल दूं बेटा जी, हमारे यहाँ के आपने शायद नाम सुना होगा किसका? सुंदर पिचाई का। किसका नाम सुना होगा? सुंदर पिचाई का नाम सुना है? गूगल का जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई, हमारे इंडिया वाला। ठीक है, वो इतना इफिशिएंट, इतना मेहनती और इतना मतलब कि आइडियाज उसके पास थे कि जब भी वो सुंदर पिचाई बोलता था कि भाई मुझे जॉब छोड़नी है, कंपनी वाले मानते थे कि ही इज इनवैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़ते ही नहीं थे वो। मतलब वो कभी जब भी छोड़ देने की बात करता वो उसका पैकेज बढ़ाते थे या तो उसकी पोस्ट बढ़ाते थे। जैसे ही छोड़ने की बात करता उसका पैकेज बढ़ेगा, उसकी पोस्ट बढ़ेगी। बोले कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, जब तक गूगल है तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। इसलिए तो आज सुंदर पिचाई एक नॉर्मल एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट हुआ था और आज एकदम टॉप पोस्ट पे है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है? आपको भी जब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाओ तो उसको वैसे सोच के मत जाओ कि ये किसी और की कंपनी है। ऐसे सोचो कि ये खुद की कंपनी है और उस कंपनी के लिए वैसे ही काम करो। तो क्या है बेटा जी, यहाँ पे हमारा जो स्टाफ होता है, इफिशिएंट स्टाफ, वो क्या होता है? इनवैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द कंपनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कौन सा है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बेटा जी ये ना हमारा जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उसमें कंट्रोलिंग का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। इट चेक वेदर द एक्टिविटी आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान, ऑर्डर एंड रूल्स। यहाँ पर कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? हम यही तो देखते हैं कंट्रोलिंग के अंदर कि जब एक बार काम एग्जीक्यूट हो जाता है वो एग्जीक्यूट प्रॉपर हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हुआ, अकॉर्डिंग टू रूल्स वगैरह से हुआ कि नहीं। अगर उसमें कुछ भी एरर आती है तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम प्रिवेंट करते हैं, उसको रिपीटेशन नहीं होने देते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? ये हेल्प करता है इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स वाली बात है कि अगर आपका मेन पर्पस कंट्रोलिंग का हमको किसी की खामी निकालना नहीं है, हमको हमारा है कि हमको हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके लिए हमको जो भी करना है हम वो करेंगे। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोल ऑन एक्टिविटी। जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हो रही है, अननेसेसरी वेस्टेज हो, उन सब चीज को कंट्रोल करता है, वो उसमें मदद करता है। मेक प्लानिंग इफेक्टिव। आप प्लानिंग तो बना दोगे, प्लानिंग आप बना दोगे कि सर आज से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा और पढ़ रहे हो आप सपोज के 3 घंटे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सोते समय जब आपका दिन कंप्लीट होगा, जब आप रात को सोने जाओगे तब आप चेक करोगे कि यार आज मैंने प्लान किया था 6 घंटे का और पढ़ा सिर्फ 3 घंटे, कहाँ कहाँ मेरा टाइम बिगड़ा। तो इसी को तो बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने का काम कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट दिन क्या ध्यान रखोगे? अच्छा कल जो मैंने गलती की थी वो आज मैं गलती नहीं करूंगा। और उससे होगा क्या कि जैसे आज कल नेक्स्ट दिन जब आपने पढ़ा तो आपने 5.5 घंटे की स्टडी की, अब पहले दिन से इंप्रूव हुआ कि नहीं? 3 से सीधा पढ़ना 5.5 घंटे। मतलब बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग योर प्लानिंग बिकम इफेक्टिव। यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। जहां पे भी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, जहां पे भी मिसिंग होता है, उस कोऑर्डिनेशन को क्या करता है? पूरा करता है। क्योंकि ये क्या है, हमारा जो कंट्रोलिंग वो जुड़ा होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग सबसे, स्टाफिंग सबसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन का काम भी ये कंट्रोलिंग करता है। इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी को इवैल्यूएट करना कि साइट स्टैंडर्ड के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको परफॉर्म को कंपेयर करना, वो भी हमारा कौन करता है? प्लानिंग करता है। रिमूव डेविएशन। इसका काम क्या है? डेविएशन को हटाना। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फटाफट 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 कौन कौन से हमने देखे? हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑन एक्टिविटी, वेस्ट जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करेगा, प्लानिंग को इफेक्टिव बनाएगा, कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेगा, एक्टिविटी उसको इवैल्यूएट करना, एंड ये जो डेविएशन है उसको रिमूव करना।
ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जो फाइनेंस का जो हेड है, आप बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर हो, आप कोई कंपनी को आप सपोज आप अपने घर के ही फाइनेंस मैनेजर हो, तो वहां पे आप क्या देखोगे, घर के फाइनेंशियल नीड्स कितनी है वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है। कहाँ से पैसा आएगा, कौन कौन से सोर्स से पैसा आएगा वो फाइनेंस मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है। कितना पैसा कब कब कहाँ कहाँ चाहिए और उसका कंट्रोलिंग वो भी फाइनेंस मैनेजमेंट टीम देखती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, यहाँ से पैसा तो हम लिया है लेकिन कौन कौन से डिवीजन को कितना कितना पैसा कब कब चाहिए वो सब कौन देखता है, हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट टीम देखती है। मेंटेनिंग लिक्विडिटी, बेटा जी अगर फाइनेंस टीम अगर फाइनेंस एक दिन के लिए भी रुक जाएगा ना तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ठप पड़ जाएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करके चलना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमको ये देखना पड़ता है कि भाई डिविडेंड देना है, कितना पैसा रिटेन करना है। ऐसा नहीं कि ओनर ने बोला कि डिविडेंड दे दो तो डिविडेंड दे देंगे, ना रे ना ना। हम बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर बोल सकता हूं ओनर को कि भाई सुन, अभी हमको प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए तो अभी तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा, अभी हमें को क्या करना है, एसेट्स खरीदनी है, प्लांट मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, बिजनेस को ग्रो करना है। जब बिजनेस 2 साल बाद ग्रो हो जाएगा फिर मैं आपको भर भर के डिविडेंड दूंगा, ठीक है जी। मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट, जितने भी करंट एसेट्स है उसको मैनेजमेंट करने का काम किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। फाइनेंशियल डिसीजन, जितने भी की रोल्स होते हैं, कैपिटल बजट, डिविडेंड पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट, इस सबसे रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है। रेजिंग क्रेडिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को ग्रो करना, अगर हमारा फाइनेंस अच्छा रहेगा, अगर हम टाइम पे सब कुछ पेमेंट करें, टाइम पे क्रेडिटर को पेमेंट करें, टाइम पे सैलरी दे रहे, टाइम पे एक्सपेंसेस पे करें, टाइम पे गवर्नमेंट को फीस दे रहे, तो सबके सब बोलेंगे वाह ये कंपनी से बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, कभी भी आपका डिफॉल्ट होने नहीं देती, जिससे क्या होता है आपकी गुडविल बढ़ती है, आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है, ठीक है जी। तो ये कहता है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 6 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बेटा स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, स्टॉक का एक्सचेंज करना, मतलब जहां पे स्टॉक का बाय सेल होता है उसे ही हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या, जहां पे स्टॉक का एक्सचेंज होता है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज मतलब बाय सेल होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज हमको मदद करता है, जैसे अब हमारे यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बेटा जी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि हमको पैसे चाहिए, मेरे को पैसे कहीं इन्वेस्ट करना है तो वो मेरे को बाइंग कैसे करना है, कैसे मैं कोई भी कंपनी के शेयर बाय कर सकता हूं, या तो मेरे पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर है उसको मैं सेल करके कैसे पैसे निकाल सकता हूं, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये रेडी मार्केट देता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एंड एनएससी, यहाँ पे हमको क्या दिखता है, हमको कंपनी का कौन सा रेट कितने भाव में मिल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी कहाँ पे हमको देखने को मिलती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई के बेस पे क्या होता है, उसका प्राइस डिसाइड होता है। ये हमको इन्वेस्टर को हेल्प करता है, गवर्नमेंट क्रेडिटर उन सबको नो द मार्केट वैल्यू, भाई इस कंपनी की मार्केट वैल्यू। अगर स्टॉक एक्सचेंज में वैल्यू ज्यादा दिख रही है मतलब कंपनी बेस्ट है, अगर उसकी वैल्यू बहुत कम दिख रही है मतलब ये कंपनी के अंदर गड़बड़ है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सेविंग एंड इनटू कैपिटल, मतलब क्या होता है, जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं ना, वो बोलता है कि भाई मेरे को स्टॉक, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, वो बोलता है कि अब मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करूं, अब मैं बड़ी कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगा, उसके लिए मेरे को चाहिए पैसे। वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा लोगों के पास कि लोग तुम मेरे को मेरे अंदर इन्वेस्ट करो। कैसे इन्वेस्ट करेंगे, थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम अपनी सेविंग को कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल के अंदर, थ्रू हमारा कैसा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इंटरमीडिएरी इन्फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो मैंने आपको बताया। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि ये जो इन्वेस्टर और कंपनी है, इन्वेस्टर को चाहिए कहीं कोई अच्छी कंपनी के अंदर पैसे लगाओ, कंपनी को चाहिए कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, उसके दोनों का मीडिएटर कौन बनता है, दोनों का मीडिएटर बनता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे बेटा जी मैंने कंपनी के अंदर पैसे लगाए, कंपनी अब मेरे को कंपनी के पास पहुंचे नहीं पहुंचे, कंपनी से मेरे को शेयर मिलने चाहिए, मेरे को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या ये ट्रांजेक्शन सेफ रहेगा, हाँ जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज अगर बीच में है तो आपके ट्रांजेक्शन सेफ्टी रहेगी, आपके पैसे आपके पास ही रहेंगे, कोई आपके पास, क्योंकि हम कोई 100-200 हजार रुपए नहीं लगाते, यहाँ पे लगते हैं लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तक लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन की सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। तो ये भी हमको स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि भाई टेंशन न करे, मैं तुमको सेफ्टी दूंगा ट्रांजेक्शन के अंदर। ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, बेटा जी 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, जब हम कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी उस पैसे को लेती
लेती है, उस पैसे से अपने वो क्या करती है, प्लांट मशीनरी लगाती है, बिल्डिंग लगाती है, बिजनेस को डेवलप करती है, जिससे क्या होता है, चीजें प्रोड्यूस होती है, वो चीजें को लोगों को सोल्ड आउट करती है, लोगों को सेल आउट करने से लोगों को वो चीजें अवेलेबल होती है। दूसरा, जैसे ही बिजनेस ग्रो होता है तो नंबर ऑफ क्या करेगी, हायरिंग बढ़ा देगी, एम्प्लॉय ज्यादा हायर करेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। अपना जो भी प्रोडक्शन किया उसको बाहर बेचेगी, उससे वो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, उससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ओवरऑल ये क्या होता है, जो कैपिटल मार्केट है ना, ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ग्रो करता है। तो एनकरेज इन्वेस्टर, सपोर्ट इंडस्ट्री एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल, प्रमोट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये फायदा होता है, ये फायदे होते हैं बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का। तो स्टॉक एक्सचेंज हमको क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन डिसाइड करना, सेविंग इनटू कैपिटल के अंदर कन्वर्जन करना, इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है, सेफ्टी देता है कि टेंशन न करे मैं बैठा हुआ। ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट से क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, सब कुछ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या बोला कि सेलिंग एंड मार्केटिंग अंदर क्या डिफरेंस। अरे सेलिंग 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 और मार्केटिंग, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करता है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर, सेल 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 के ऊपर फोकस करता है। और ये मार्केटिंग सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करता, लोगों की रिक्वायरमेंट समझ के, लोगों की प्रॉब्लम समझ के, लोगों को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना, उनको उनके तक प्रोडक्ट पहुंचाना, और सिर्फ पहुंचाना नहीं, और उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देना, ये काम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो सेलिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इट एम्फेसिस सेलिंग द प्रोडक्ट, यहाँ पे सेलिंग द प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेड का बिजनेस होता है कि कैसे प्रोडक्ट को हमको बेचना है। यहाँ पे हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्ट को गुड्स को कन्वर्ट करना कैश में, वही हमारा काम है। यहाँ पे हम एक्यूरेसी सेलिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं कि जैसे तैसे हमारा गुड्स सेल हो जाए और हमको कैश में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर का डिससेटिस्फैक्शन, मेरे को नहीं चाहिए तेरा प्रोडक्ट, नहीं भाई, अरे तेरे प्रोडक्ट में ये चीज मिसिंग है, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब हम कंज्यूमर का डिससेटिस्फैक्शन को इग्नोर करते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी होता है, कंज्यूमर को हम इतना मानते नहीं है। अब मार्केटिंग देखते हैं, मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर की नीड को समझ के हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसका सेटिस्फेक्शन को अचीव करते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है, कंज्यूमर को ध्यान में रख के क्या जाता है, यहाँ पे सेटिस्फाई द कंज्यूमर एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात होती है। यहाँ पे बेटा जी बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है। मेन गोल क्या होता है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। हम मानते हैं कि कंज्यूमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट होता है, समझे। कंज्यूमर देखो, मार्केटिंग के अंदर पूरा फोकस कंज्यूमर के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसको प्रोडक्ट को सेल करो और आफ्टर सेल सर्विस दो, उसका सेटिस्फेक्शन अच्छी करो, वो मार्केटिंग। सेलिंग मतलब क्या होगा, मैं कोई कपड़ों की दुकान लेके बैठ गया, मैंने कोई जैसे आपने देखा होगा एक जैसे कि मैं टमाटर लेके आ गया, बड़ा सा मैंने बड़े से टेम्पो के अंदर टमाटर लेके आ गया, मैं बोला कि 20 का 1 किलो, 20 का 50 का 1 किलो, 20 का किलो कहाँ मिल रहा है, ठीक है 50 का किलो, 50 का किलो, 50 का किलो, मार्केट मिल रहा है 70 का किलो, मैं आपको दे रहा हूँ 50 का किलो, 50 का किलो, आओ अभी के अभी ऑफर है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ 50 का किलो। होगा क्या, लोगों को टमाटर नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है बोले कि वो आप 70 की जगह 50 में दे रहा, जाके ले ला। अरे मेरे को टमाटर नहीं चाहिए था, मेरे को तो अभी सीजन का टाइम है, मेरे को तो क्या चाहिए था, ठोटा ठोटा, और कौन कौन सा क्या क्या अभी बिकता है, बाजरा, और कौन सा हरी सब्जियां, गाजर, ये चीज थी, लेकिन ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब ठीक है, अब जो वो बेच रहा है वो मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं भाई तू ये सब मत ला, तू मेरे लिए कुछ मूली लेके आ, तू मेरे लिए गाजर लेके आ, वो बोलेगा नहीं भाई लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। तो वहां ये सेलिंग कंसेप्ट के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, वो जो लाया है उसको वो सेल आउट करेगा। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम पब्लिक गवर्नमेंट इंडस्ट्री जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वो प्राइवेट बंदों को बोलते कि तुम चलाओ, हमसे ना हो पाएगा। तो ये जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, जो क्या कहते हैं, वो इंडिविजुअल लोग होते हैं जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को क्या तो अक्वायर कर देते हैं या तो उन सेक्टर्स के अंदर एंट्री लेते हैं और वो बिजनेस को वो चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्राइवेटाइजेशन, अगर मैं सिंपल बात करूं, क्या सिंपल बात करूं कि हमारा रेडियो पहले कौन था, गवर्नमेंट चलाती थी रेडियो का बिजनेस, विविध भारती, अब हम खुद रेड एफएम, माई एफएम, पता नहीं कितने एफएम है। ठीक है, फिर एयरलाइन इंडस्ट्री पहले गवर्नमेंट चलाती थी, अब को इंडिगो है, फिर इंडिगो और कौन सा स्पाइस है, 2-3 और इंडस्ट्रीज है वो चलाती हैं। फिर उसके बाद टीवी चैनल, वो भी पहले गवर्नमेंट चलाती थी, वहां से भी गवर्नमेंट निकल गई, और सब कलर्स, जी टीवी, सोनी, अब तो ये एप्स वगैरह आ गई है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि जो पहले गवर्नमेंट चलाती थी वो गवर्नमेंट ने अपना वहां से निकल गए
और अब वो लोगों को दे रहे कि तुम चलाओ, ठीक है। या तो उसको प्योरली प्राइवेटाइजेशन करते हैं कि अब हम इसको चलाएंगे नहीं। इसके बेनिफिट क्या होता है, तो इससे जब प्राइवेटाइजेशन आ जाता है तो प्रोडक्टिविटी की इफिशियंसी बढ़ जाती है। पॉलिटिकल को इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉलिटिकल की चलती भी नहीं है। यहाँ पे हम क्या देते हैं, गवर्नमेंट को क्वालिटी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हमेशा गुड्स और सर्विसेज बेहतर क्वालिटी देता है। यहाँ पे सिस्टमेटिक मार्केटिंग की जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, हायरार्किकल सेटअप करता है फॉर अकाउंटेबिलिटी, ताकि अगर बिजनेस नहीं हो रहा तो उसके लिए जवाबदार कौन है वो डिसाइड किया जाए। क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट दिया जाता है, ताकि क्या हो, अच्छा जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होगा उतना कम प्राइस पे और ज्यादा सर्विस मिलेगी। एडवांटेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता है। एडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इनोवेशन, बहुत, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है इसलिए वो क्या करते हैं, वो इनोवेशन करते रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते रहते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट और अच्छे बिक सके। मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो वो हमेशा देखते रहते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, ये क्या करवाते हैं, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बेटा जी इसी के साथ, हाँ इसी के साथ हमारा पेपर नंबर डी खत्म होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 6 के सारे सेक्शन डी किए। मैंने 100% क्लैरिटी दी है आपको। आपने अगर कोई वीडियो मिस हो गया तो मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है। ये इसका मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। खुशी हो रही है ना? ये खुशी रुकनी नहीं चाहिए। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से शेयर करो। क्या पता कोई फ्रेंड आपका ऐसा हो जो सोच रहा हो कि हाँ यार मुझे मिल जाए ना, मुझे तो मजा ही आ जाए। तो बेटा जी यहाँ पे हमने सेक्शन नंबर डी बहुत ही बढ़िया ढंग से कंप्लीट किया। अब खाली वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा, देखो उसको रिपीटेशन करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियरिटी मैंने करवा दी, अब तो खुद पढ़ेगा ना, फिर देख क्या मजा आता है उसको पढ़ने के अंदर। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे वीडियो को सुन के, मेरे लेक्चर्स को सुन के, मेरे नोट्स को देख के? कमेंट में जरूर से बताना। मैं आपका कमेंट का बहुत जज्बे से इंतजार करता हूँ कि आप कोई अच्छा कमेंट आएगा, क्या आएगा। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो बेटा बाय बाय, सी यू।